हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में और 2 में हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स एंड इसी के अंदर हम पढ़ेंगे आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिएक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल का कैसे करता है मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन, एंड फिर पढ़ेंगे हम लोग आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये रहा ये वाला स्लाइड। भाई पहला टॉपिक आ गया हमारा, वो है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। सो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई मेटल किसे कहते हैं हम लोग। आप सबको पिछली लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने आपको कि वो सभी एलिमेंट्स जिसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। एंड नॉन मेटल्स को मैंने क्या कहा था भाई? वो सभी एलिमेंट्स जिसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब भाई आउटर मोस्ट के अंदर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, वो सभी के सभी नॉन मेटल्स कहलाते हैं। अब लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा ज्ञान देना चाहता हूं भाई। कुछ ऐसी बातें होती है जो हर एक एलिमेंट चाहता है कि हमारे पास वो चीजें हो, और वो क्या है भाई? कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल। हर कोई चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल जो है या फिर जो उसका वैलेंस सेल है वो क्या हो? कंप्लीट। अब कंप्लीट कैसे होगा? तो हर कोई चाहता है कि उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि हर एक की जो भूख है आउटर मोस्ट सेल में कितने की है? 8 इलेक्ट्रॉन की। और ये बात कहाँ से आई थी भाई? एक लॉ है, एक रूल है हमारे पास जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल के जरिए हमें पता चला कि हर एक एलिमेंट अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम अपने आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ये फॉर्म करता है ड्यूप्लेट। क्या फॉर्म करता है ये? ड्यूप्लेट। अपने आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ओके, सो यहाँ पर ये आखिर 8 इलेक्ट्रॉन क्यों करना चाहता है? तो ये बनना चाहता है भाई नोबल गैस की तरह। जैसे आप लोगों को पता है नोबल गैस कभी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो बाकी दूसरे एलिमेंट भी चाहता है कि क्यों ना मैं भी अपने आखिरी वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लूँ और मैं भी बन जाऊँ नोबल गैस की तरह, मैं भी शांत कहीं पड़ा रहूँ। और इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सभी एलिमेंट्स रिएक्शंस करते हैं, रिएक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है, जिससे कि अपना वो ऑक्टेट पूरा कर सके। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को बच्चों कि किस तरीके से हमारा जो एक एलिमेंट है मेटल जो है और नॉन मेटल जो है वो आपस में रिएक्शन करता है। देखो ध्यान से, हमारे पास एक मेटल है। मेटल, मान ले कि मैंने एक मेटल ले लिया है सोडियम। हमने क्या किया? एक मेटल ले लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता हो तो आप उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। कितने होंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एंड साथ ही आप इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी बता सकते हो। कितना होगा? वो भी 11 ही होगा। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास और 11 प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के पास। अब अगर इसके इलेक्ट्रॉन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं, मान लो मेरे पास सोडियम है 11 नंबर है, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो के एल एम में आएगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 7 और इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम अपना 7 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देना चाहेगा, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा? अपना खुद का इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। और देखो कुछ यूं हो जाता है। सोडियम होता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है।
अब इसकी बात करूं तो ये हो जाता है, इसके पास सिर्फ अब 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। उसका के और एल की बात करें तो के में आएगा 2, एल में आएगा 8। अब इसका जो ये वाला सेल है वो हो जाएगा डिलीट क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। आउटर मोस्ट सेल बच गया ये वाला एल वाला सेल, एंड एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये बंदा हो जाता है खुश। समझ में आ गया, ये हो गया खुश। और ये जो चीज बना है Na पॉजिटिव, सोडियम का जो चार्ज बना है, इस सोडियम के चार्ज को, इस वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं सोडियम का कैटायन। इसे हम कहते हैं सोडियम कैटायन। जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों तो वो बनाता है कैटायन। ऐसे ही अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं सो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। इसके पास मतलब कि 17 इलेक्ट्रॉन होगा। के एल एम में इलेक्ट्रॉन को बांटे तो 2 8 7 होगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो हो जाएगा 8, इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। एंड एक इलेक्ट्रॉन कोई भी बंदा दे देता है तो जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Cl नेगेटिव। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये जो सिस्टम बना, अब पहले इसके पास थे 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने और ले लिया, हो गया 18। इसके पास अब हो जाएगा 2 8 8 इलेक्ट्रॉन। के में 2, एल में 2, एल में 8 और एम में भी 8, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, बंदा हो गया खुश। अब ये जिस चीज का फॉर्मेशन किया है इसे हम कहते हैं, जो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसे हम कहते हैं क्लोरीन का एनायन। सो नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, एनायन बनाता है, एंड मेटल क्या करता है भाई, कैटायन का फॉर्मेशन करता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रिलीज करेगा, दे देगा किसी को, वो कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने ऊपर वो एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? अब इसी बात को देख लेते हैं कि आखिर क्या है आगे लिखा हुआ। ये देखो बच्चों, सो एटम्स मतलब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ये रहा हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन completely filled valence cell। valence cell मतलब outermost cell, okay, and atoms of the metal lose electrons to form valence cell, from their valence cells to form cation। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सोडियम था हमारे पास 11, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम ने बनाया Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको हमने कहा था सोडियम का कैटायन। ठीक है, ये कैटायन का फॉर्मेशन करता है। एंड वैसे ही एटम ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन मतलब ले लेता है इलेक्ट्रॉन को इन दी वैलेंस सेल एंड फॉर्म एनायंस, और वो क्या बनाता है, एनायन। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया था क्लोरीन का, 17 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और बन गया Cl नेगेटिव। ये जो बना इसको हमने कहा था क्लोरीन का एनायन। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको पता चल गई है कि मेटल हमेशा क्या करता है, कैटायन का फॉर्मेशन करता है, नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर इन दोनों के ऊपर क्या आ गया है, सोडियम का जो कैटायन है उसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन का जो एनायन है इसके ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज। अब सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा ना, मान लो यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या कर दिया, गेन कर लिया, तो गेन करने के लिए क्लोरीन को सोडियम के पास जाना पड़ेगा, एंड जब ये पास जाएगा ना तो एक क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे को, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगता है। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो आगे जाके तुम पढ़ोगे, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसी बात को मैं अगले पेज पे एक्सपेंड करता हूँ एक नया टॉपिक से, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है भाई, सो फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl कैसे बनता है इस बात को मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में, और यहीं से स्टार्ट होगा हमारा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। सो देखो NaCl को हम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको देखो कैसे लिखना है, ये तरीका भी आपको आना चाहिए, तभी हमें मार्क्स पूरा मिलेगा CBSE में।
सबसे पहले आप लिखोगे Na का एटॉमिक नंबर लिखना आप लोग बच्चों, Na का एटॉमिक नंबर लिखना। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, आप चाहो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हो K L M में 2 8 और 1, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करना चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। अब इस बात को आप ऐसे ना दर्शा के, मैं चाहता हूँ थोड़ा इस तरीके से करते हैं। 1 मिनट, इसको ना मैं अच्छे से थोड़ा सा बनाता हूँ। देखो, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सोडियम, एंड सोडियम के नीचे लिख सकते हो 2 8 1। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या करना है आपको, उसके नीचे लिख देना है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, लूज। तो अब इस बार फिर से लिखना सोडियम को। अब ये कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हमेशा, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में होगा। कितने हैं, 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपन लूज करेगा तो इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव का चार्ज, और बचेगा क्या इसके ऊपर 2 और 8। ये बंदा हो गया खुश, और वो एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे लूज कर दिया। अब यहाँ पे एक बच्चे ने सवाल किया कि सर आखिर बताया नहीं आपने कि इस सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया। तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर कोई न्यूट्रल एटम होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है, सीख लो। अगर कोई न्यूट्रल एटम होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सोडियम के पास प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात एग्जाम में लिखना आपको, मैं बता रहा हूँ बस। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। सो मतलब प्रोटॉन कितना है इसके पास, 11। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास, 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। अब सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपना, तो उसके पास बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कभी भी कोई एटम लूज नहीं कर सकता, तो प्रोटॉन उसके पास बचे हैं 11 है। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया होगा, लेकिन एक प्रोटॉन तो ही बचा होगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया होगा, चार्ज को न्यूट्रल कर दिया होगा, पर फिर भी एक प्रोटॉन का चार्ज बचा होगा, वही एक प्रोटॉन का चार्ज ये रहा, यहाँ पे आ गया एक प्लस का चार्ज। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लिखता, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज लिखता। मैं समझ में आ गया बच्चों। और ये क्या कहलाएगा, इसका नाम क्या लिखोगे तुम, सोडियम का, ये लिख देना आपको, सोडियम का ये बन गया है कैटायन। ऑलराइट, ऐसे ही हम एक नॉन मेटल लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए NaCl, तो हम यहाँ पे क्लोरीन लेंगे। एंड क्लोरीन को एटॉमिक नंबर होता 17, तो इसका जगह 2 8 7। अब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये काम कर लेगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। अब कोई अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, देखो अगर मान लीजिए इधर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अभी मैंने तुम्हें कहा कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2 8 8 हो गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये बंदा भी हो गया खुश। और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, क्लोरीन का एनायन, इसको हम कहते हैं क्लोरीन का एनायन। फिर मैंने क्या कहा था भाई कि ये जो चार्जेस स्पीसीज बन जाते हैं, कैटायन और एनायन जो बन जाते हैं, ये रह नहीं सकते ऐसे, ये ऐसे रह नहीं सकते। तो सोडियम ऐसे काम कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके शांत हो गया, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके शांत हो गया। अब सोडियम के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने इसको यूं दर्शा दिया, ये बाहर में एक इलेक्ट्रॉन था, इसको यूं दर्शा दिया। एंड क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन थे, हम उसको दर्शा देंगे इस तरीके से। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यह हम दोनों का रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन को हम, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को दे देंगे क्लोरीन को। इस तरीके से हमने क्या किया, क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बंदा एक के ऊपर आ जाएगा, सोडियम देगा इलेक्ट्रॉन तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही था, और एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम वाला गेन किया, तो सोडियम क्लोरीन के ऊपर, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और ये जो कंपाउंड बना, इसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो NaCl, क्योंकि देखो सोडियम के ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है। ओवरऑल इंडिविजुअल चार्ज तो है, लेकिन
अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें इस NaCl पे तो जीरो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलकर जीरो चार्ज, तो न्यूट्रल होता है ये। पर इंडिविजुअली देखें, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज है, सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है, और ये प्लस और माइनस होने की वजह से इसके बीच में क्या आया था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था। फिजिक्स में क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो Na और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। फिजिक्स में तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट इसी चीज को केमिस्ट्री में हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों इसको, हम इस लाइन को होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जो भी कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और आप इस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को बोल सकते हो आयोनिक कंपाउंड भी, आयोनिक कंपाउंड भी। क्यों भाई, क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड है वो आयंस के बीच में बना है। ये देखो कैटाइंस था, ये एनाइंस था, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हुए, कंबाइन हुए, पास आए और बन गए NaCl। तो आयंस के बीच अट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से कंपाउंड बना, तो इसको हम आयनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है ये प्लस और माइनस, और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से ये पास आए थे, तो इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। समझा बात, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है और आयनिक क्या होता है और NaCl का फॉर्मेशन क्या होता है। तो आपको NaCl में क्या करना है भाई, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है पूरा, और ये लिखना है पूरा, और ये यहाँ पे हो गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये सब जो थी इधर की बातें, ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl। सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे हम लोग। हम क्या करेंगे भाई, मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका मतलब कि मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 2, 8 और 2। मैग्नीशियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए होगा, 8 होने के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, 6। तो 6 तो कोई नहीं देता है, तो 2 है इसके पास, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो 2, 8 होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये सेल गायब हो जाएगा, तो सिर्फ K और L बचेगा, ऑक्टेट इसका हो गया पूरा। इसका आप नाम लिखना चाहो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम कैटायन। हमने बना लिया मैग्नीशियम का कैटायन, ओके। ऐसे ही हमारे पास फिर से क्लोरीन है, तो क्लोरीन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, 17 होता है इसके पास, मतलब 2, 8, 1 होगा आउटर मोस्ट सेल में। अब ये भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना लेगा Cl नेगेटिव, मतलब कि 2, 8, 8, और इसका नाम हमने लिखा हुआ था क्लोरीन एनायन। ये हो गया क्लोरीन का एनायन, या इसको हम सिंपल क्लोराइड भी कहते हैं। तो क्लोरीन एंड क्लोराइड एक ही बात है, तो दोनों इसी का, चलो रहने देते हैं क्लोरीन ही। क्लोरीन का क्या बन गया है, ये एनायन बन गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके पास हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डॉट से हमने दर्शा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन, क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से दर्शाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब मैग्नीशियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ये क्लोरीन को। 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो ये क्या करता है, एक और क्लोरीन को बोलता है भाई आप भी आ जाओ। तो इसके बाहर में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारा मैग्नीशियम डोनेट कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहाँ पर ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, दे दिया इसको अपना इलेक्ट्रॉन। खुश हो ये बंदा, ये बंदा खुश। अब यहाँ पे आप बीच में प्लस का साइन लिख देना बच्चों, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं। तो एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है भाई, 2 क्लोरीन को दे सकता है, क्योंकि एक क्लोरीन मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फिर क्या होगा बच्चों, आगे की जब जाएंगे हम तो यहाँ पे एक एरो लिखेंगे। अब मैग्नीशियम ने चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस का चार्ज, और इसको ऐसे बंद कर दो।
एंड क्लोरीन जो कि 2 था हमारे पास, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो इसको देखो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो 2 क्लोरीन ने कितना किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। अब एक ने एक नेगेटिव चार्ज लिया होगा, तो 2 ने क्या होगा, 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं इलेक्ट्रॉन लिखूं कि नहीं, नहीं लिखूंगा, तो 2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बना देता है, इसी को आप लिख सकते हो MgCl2, मैग्नीशियम का क्लोराइड, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये बन गया हमारा एक और दोबारा आयनिक कंपाउंड। सो मैग्नीशियम क्लोराइड भी क्या होता है भाई, हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। ऑल राइट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और मैग्नीशियम एक्चुअल में क्या था भाई, ये मैग्नीशियम जो +2 था और जो क्लोरीन माइनस था, तो एक क्लोरीन तो नहीं था, 2 क्लोरीन था, ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया था इलेक्ट्रोवेलेंट। एंड ये एक आयन है कैटायन और ये एक आयन है एनायन, दोनों आपस में फिर से बॉन्ड बनाया होगा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिससे कि जुड़ गया। अच्छा, इंडिविजुअली हम देखें अगर, तो इंडिविजुअली चार्ज होता है इनके ऊपर, पर अगर ओवरऑल देखें तो इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर 2 प्लस का चार्ज है तो 2 माइनस का भी चार्ज है, एक क्लोरीन पे 1 माइनस का चार्ज, तो 2 क्लोरीन पे कितने माइनस का चार्ज, 2 माइनस का चार्ज, 2 इधर 2 इधर, हो गया 0, ओवरऑल 0 होता है हमारा पास। ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं भाई आयनिक कंपाउंड को डिटेल में, उसका डेफिनेशन, उसकी फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। देखो, आयनिक कंपाउंड अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग, और अभी तक हमने उसका डेफिनेशन नहीं देखा। देखो पीछे हमने किया क्या, आखिर सोडियम ने किया क्या था, सोडियम भाई साहब ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही कर देता, दे देता है। ऐसे ही मैग्नीशियम ने किया क्या, मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसको और एक इसको ट्रांसफर ही कर दिया, और फिर जाके ये कंपाउंड बना। तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल, कौन ट्रांसफर करेगा, मेटल टू अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल बच्चों, एक मेटल से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर नॉन मेटल में जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। एंड आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। मान लो बच्चों कि ये एक मेटल था, फिर से मैं करवा रहा हूँ, ये एक मेटल है और यहाँ पर एक ये नॉन मेटल है। एक मेटल ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इस नॉन मेटल को डोनेट कर दिया और कुछ कंपाउंड बन गया। तो जो कंपाउंड बनेगा ना, उस कंपाउंड को हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी कंपाउंड बनते हैं उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एंड आयनिक कंपाउंड किसके बराबर होता है, आयनिक कंपाउंड जो है वो इक्वल टू होता है हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के। आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सेम ही होते हैं भाई, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है दोनों में, नाम बस अलग अलग है, काम वही ही है दोनों का। समझ में आ गया बात। और ये बॉन्ड कैसे बन रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन कैसे, ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमें याद रखना है। आयनिक कंपाउंड हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग करके नहीं बनता। जब भी हम शेयरिंग की बात करेंगे तो उसमें बनता है कोवलेंट कंपाउंड, जो कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब अगर आपको आयनिक कंपाउंड अभी तक समझ में आ गया है तो बच्चों अब हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझना इस बातों को। आ जाओ इधर, व्हाइट पेन ले लेते हैं यार। हाँ, सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग बच्चों, और वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर। मतलब कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली किस स्टेट में पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आम तौर पे क्या हमेशा कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। ये सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं। हार्ड के साथ साथ ये आम तौर पे जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है बच्चों, अगर आप इसको हथौड़े से पीटोगे तो ये चूर चूर हो जाएगा। अच्छा, ये बच्चों सॉलिड क्यों होता है, कोई कारण बताएगा। तो अब देखो, ये जो आयनिक कंपाउंड बन रहा था वो कैसे बनता है, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, एक कैटायन और एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, वो काफ़ी क्लोज होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं,
क्लोज टू ईच अदर, ये काफ़ी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड शेप का ले लेता है। आप ही बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से सबसे पास पास पार्टिकल किसके होते हैं? सॉलिड के होते हैं। और ये आयनिक कंपाउंड भी बहुत पास पास पार्टिकल होते हैं उसके, तो ये भी कैसे होते हैं? सॉलिड और हार्ड होते हैं। और अगर इसको आप हथौड़े से पीटोगे तो ये हो जाता है ब्रिटल। एग्जाम्पल आपको बताऊं तो हमारे घर का जो नमक है ना, NaCl, ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। अभी तो मैंने 2 कंपाउंड लिख के दिखाया था, NaCl और MgCl2, वो दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर से वही रीजन बच्चों, ये एक प्लस का चार्ज है, ये एक माइनस का चार्ज है, दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसको ब्रेक करना है, मेल्टिंग का मतलब क्या है? इसको ब्रेक करना है, इसको अलग अलग करना है। इसको ब्रेक करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, हमें हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके टूटेगा। और एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब जाके ये मेल्ट या फिर बॉयल होगा। इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सॉलिबिलिटी को लेके। तो ये जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ये पानी में तो काफ़ी अच्छे सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो अदर सॉल्वेंट होते हैं उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। सो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ मैं, जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आमतौर पे वाटर में सॉल्व होता है। वाटर को हम कहते हैं भाई पोलर सॉल्वेंट, वाटर को हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। तो ये जनरली पानी में सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं भाई? जैसे कि हमारा बेंजीन हो गया, हमारा ईथर हो गया, ठीक है, हमारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में भी नहीं घुलता ये, हमारा पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इनमें ये अच्छे से नहीं घुलते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, आयनिक कंपाउंड एक पोलर कंपाउंड होता है। कैसा होता है? पोलर कंपाउंड। एंड केमिस्ट्री में ये बोला जाता है कि पोलर डिजोल्व पोलर, पोलर को हम पोलर में ही घोल सकते हैं और कहीं नहीं घुलेगा वो। ठीक है, तो पोलर पानी भी होता है, पोलर आयनिक कंपाउंड भी होता है, तो दोनों आराम से आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बिल्कुल नहीं घुलते। अब लास्ट टॉपिक बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी को लेकर। अरे ये क्या हो गया? कंडक्टिविटी, अरे यार फिर से कंडक्टिविटी को लेकर बात करते हैं बच्चों। सो देखो ध्यान से, कंडक्टिविटी कैसी होती है हमारे इस कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर, पर यहाँ पे कंडीशन है। किसमें गुड कंडक्टर होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं मॉल्टन स्टेट में एंड एक्वस स्टेट में। ठीक है, मतलब कि जब इसको हम पिघला देंगे, जैसे कि NaCl था, तो Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, ये दोनों बहुत ही पास पास थे। कंडक्टर का मतलब होता है भाई कि आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर सके, जो चार्ज है वो फ्रीली मूव कर सके, तो हम कहते हैं कि वो कंडक्टर है। मेटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हम वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और जो इस तरीके से कंपाउंड्स होते हैं उसमें चार्ज मूव करता है, आयंस मूव करते हैं। आयंस अगर फ्री है, आराम से मूव कर पा रहा है, तो वो कंडक्टर होगा। अगर आयंस मूव नहीं कर पा रहा तो वो कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो जब इसको हम सॉलिड फॉर्म में रखते हैं तो इसके आयंस फ्री नहीं होते, इसलिए कनेक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही इसको हम पिघला देते हैं तो Na और Cl अलग अलग हो जाते हैं, फ्री आयंस होते हैं, यहाँ पे फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए कनेक्ट कर देते हैं। सेम जैसे ही इसको हम पानी में डाल देते हैं, एक्वस स्टेट का मतलब उस नमक को हमने क्या कर दिया? पानी में डाल दिया। जैसे हम इसको एक्वस फॉर्म में लाते हैं तो फिर से इसके पास फ्री आयंस आ जाते हैं, फ्री आयंस आ जाते हैं और ये कंडक्टर बन जाता है। बट
इन सॉलिड बैड कंडक्टर, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं नॉट इन सॉलिड, सिंपल लिखें नॉट इन सॉलिड। ये मॉल्टन एंड एक्वस फॉर्म में तो करता है, पर सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर की तरह काम नहीं करता। कैसे, देखो ध्यान से। तो जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये जो Na+ और Cl- है, इसके जो पार्टिकल्स है वो अलग नहीं हो पाते। अलग नहीं हो पाते मतलब कि आयनाइज नहीं हो पाते, आयंस के फॉर्म में नहीं जा पाते, मतलब कि यहाँ पर फ्री आयंस नहीं होते। फ्री आयंस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाता। अगर आपसे पूछेगा कि क्या तीनों स्टेट में, मोल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट और सॉलिड स्टेट में चार्ज है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ भाई चार्ज है। चार्ज तो है। आयंस है क्या, हम बोलेंगे हाँ आयंस भी है। लेकिन अगर हमसे ये पूछेगा कि मोल्टेन स्टेट, गैसेस, एक्वस स्टेट और सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस किस किस में प्रेजेंट है, तो मोल्टेन में और एक्वस में फ्री आयन प्रेजेंट होगा, सॉलिड फॉर्म में फ्री आयन नहीं होगा। आयंस तो है पर फ्री नहीं है, वो कंबाइंड फॉर्म में हो रखा है, इसलिए वो कंडक्टर की तरह काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज का यहीं तक वीडियो था बच्चों, यहाँ तक हम करेंगे क्लास। अगली क्लास में हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मैटर के बारे में, और डिटेल में पढ़ते जाइए, आगे हम बात करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करें दोस्तों, और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 60% ऐसे लोग देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, केवल 40% ही वो हैं जो सब्सक्राइब करे हुए देखते हैं। और भाई चैनल को थोड़ा शेयर भी करो, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत किया है, और ये वीडियो काफ़ी रातें में बनाता हूँ क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है भाई। अभी का टाइम बताऊँ आपको तो अभी बज रहे हैं 1:33, रात के 1:33 हो रहे हैं, और अभी मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, देख रहे हो। तो कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से कंप्लीट एनसीईआरटी ख़त्म करवाऊँ विथ क्वेश्चन सारा कुछ। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इतनी रात को जग जग के वीडियो बनाता रहूँ। अब आज का लास्ट स्लाइड भाई ये रहा आपके लिए, ये लो देखो मज़े से। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।